अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद ख़ान और आज हम तैयारी करेंगे दिसंबर सीटेट 2024 की तैयारी, जिसमें हम जनवरी 2024 का सीडीपी के पेपर को हम सॉल्व करेंगे विद डिस्कशन। तमाम सीटेट देने वाले तलबा और तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह। आइए चलिए, आज हम अभी उर्दू का देख लिए, उसके बाद हम सीडीपी ईवीएस को भी देखेंगे और बाकी के जितने मुमकिन है उसके आगे के भी देखेंगे। जहाँ ज़रूरत है वहाँ डिस्कशन होगा, वरना जवाब देकर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सीडीपी है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉगी, ये जनवरी 2024 का पेपर है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइल पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इन क्लास, तनुज टेल्स हिज फ्रेंड दैट ही विल पार्टिसिपेट इन javelin throw and his sister can participate in jump rope because she is a girl and girls cannot throw javelin। अब इस तरह की जो सोच है वो किस किस्म की है? ऑप्शन नंबर 4 जी, ऑप्शन नंबर 4। वहाँ पर आपको हमने जेंडर का जो चैप्टर पढ़ाए थे, तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखने के बोलिए थे कि पूरे जेंडर ये एक सोशल एस्पेक्ट है। इस पर भी काफ़ी सवालात पूछे हुए हैं कि जेंडर क्या चीज़ है। तो याद रखिए कि जेंडर ये कोई टर्मिनोलॉजी क्रिएट की भी नहीं है, ये सिर्फ समाजी तस्वुर है, एक सोशल एस्पेक्ट है जनरल, कि समाज ने बनाया हुआ है। किस बुनियाद पर? कि वू कैन डू एंड वू कैन नॉट डू, कि कौन से काम कौन कर सकता है। इस बुनियाद पर जेंडर का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, कि ये काम ख़वातीन नहीं कर सकती, ये काम ऐसे हैं जो सिर्फ मर्द हजरात कर सकते हैं। इस बुनियाद पर जेंडर ये सोशल एस्पेक्ट क्रिएट हुआ है, और इसी सोशल एस्पेक्ट को जो गैर जानिबदार होता है उसे हम स्टेरियोटाइप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है जिन लोगों ने फोर्थ ऑप्शन किया है। और ये जो पेपर आपको नज़र आ रहा है, जिस पैटर्न में नज़र आ रहा है, इसी तरह का बायलैंग्वेज पेपर आपको फाइनल एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, तो एक फ़ायदा ये भी है कि सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको देखने को मिलता है, और दूसरा नुकसान है जो आप फील नहीं कर पाते। दूसरा नुकसान ये है कि जिनको इंग्लिश में पढ़ने, समझने और आंसर टिक करने की आदत होती है, वो बेवजह हिंदी की तरफ बढ़ जाते हैं। तो जिस तरह यहाँ पर 2 से 5 सेकंड 10 सेकंड सवाल पढ़ने के लिए लगे हैं इंग्लिश में, तो खामखा अगर आपको इंग्लिश समझ जाती है अच्छे से, तो आप इंग्लिश समझने के बाद हिंदी में जाने की कोशिश मत कीजिए। आप उसी वक्त हिंदी को पढ़िए जब आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, या फिर अगर आपकी हिंदी अच्छी है, आपने हिंदी माध्यम से, हिंदी मीडियम से आपने सीटेट स्टडी किया है, तो फिर हिंदी पढ़िए। दोनों पढ़ने में आपके 2 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? जी सर। इसका फ़ायदा कब है बायलैंग्वेज का? जब आपको इंग्लिश में कोई टर्म समझ में नहीं आ रहा, तब हिंदी में देखिए। वरना आज भी देखिए हमने कि ऊपर का भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, नीचे के भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, आप फील नहीं कर पाते, बट इट्स टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग डैश कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये बार भी हमने ये चीज़ें खुले तौर पर ऑनलाइन में ऑफलाइन में डिस्कस की हुई हैं, बताइए। ऑप्शन फर्स्ट सर। ऑप्शन सेकंड सर। ऑप्शन ए। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मल्टीपल आंसर्स। अगर किसी को याद नहीं है तो फिर से याद दिला दूं। डाइवर्जेंट थिंकिंग उसे कहते हैं एक चीज़ के, एक मसाइल के कई रास्ते। ठीक है, अब जब आप किसी हाईवे पर जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है डाइवर्जेंट, कि यहाँ पर एक से ज़्यादा रास्ते हैं, उसे डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, और कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि कई मसाइल का एक हल। ओके, समझ में आ गया? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ नॉट करेक्ट। इंक्लूसिव एजुकेशन ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट सही नहीं है,
बताइए फास्ट। बाकी लोग कम टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं सोचने में। तो यहाँ पर क्या आपने आंसर टिक किए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में? जिसने 4 किया है वो करेक्ट है। बाकी जो जितने भी हैं, इंक्लूसिव टीचिंग मीन्स टीचिंग इन वेज दैट डू नॉट एक्सक्लूड। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब जिसमें कोई भी नहीं छूट सकता, ठीक है, किसी भी चीज़ को छोड़ते नहीं, सबको शामिल करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बड़े ठीक है, मुनासिब है। सेकंड ऑप्शन है कि इंक्लूसिव एजुकेशन टीचिंग मीन्स अडॉप्टिंग पेडागोगीज दैट सपोर्ट नीड्स ऑफ ऑल लर्नर्स, बिल्कुल सही बात है। थर्ड है एन इंक्लूसिव क्लासरूम अकोमोडेट्स डिफरेंसेस इन लैंग्वेज स्टाइल एंड प्रमोट द कोलैबोरेशन, ये भी सही बात है। फोर्थ ऑप्शन है एन इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर अराउंड फिक्स करिकुला एंड स्टैंडर्ड असेसमेंट, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। और याद रखिए कि कहीं पर भी फिक्स करिकुलम, फिक्स एग्जामिनेशन शेड्यूल, फिक्स मैनेजमेंट, कहीं पर भी सीटेट में इस चीज़ की हौसला अफजाई नहीं की गई है, ठीक है। आप इसका बिल्कुल फेवर मत कीजिए इस तरह के कोई भी सवाल अगर आते हैं सीटेट में। और एनसीएफ में बिल्कुल इस बात की हिदायत दी गई है कि आपका शेड्यूल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपका एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपका असेसमेंट फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन और रीज़न। इस तरह के सवाल भी कई मरतबा आते हैं। चलिए आप खुद पढ़िए और मुझे 1 मिनट के अंदर जवाब दीजिए फास्ट। जी सोबिया। ऑप्शन नंबर 1 सर। ऑप्शन नंबर 1 सर। ऑप्शन नंबर 1 एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, उसी टाइप का है। चलिए ऑप्शन 3 सर। ऑप्शन 2 सर। 2 ऑप्शन 3। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन 3 सर। ओके क्या है, टाइम में कम पड़ा बोला देखो मुझे, तो इसमें दिक्कत नहीं है, उसके बाद के हिसाब लगाने वाला टाइम कम है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। A is true but R is not, R is false, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू अट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इससे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी आया था, ठीक है। 3 सर। जी ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 करेक्ट है। इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की प्रिंसिपल फॉर प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की कौन सी है? ऑप्शन 3 सर। 3 सर। हुज़ैफा। ऑप्शन 3 करेक्ट है। 3 करेक्ट है, ठीक है। लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क। ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन में ऑथेंटिक चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर भी सवाल आते हैं, प्रोग्रेसिव क्लासरूम के ऊपर भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन्ड इन विच एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट।
कौन से एक्सपेक्ट ऑप्शन में? 2 कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऑप्शन 2 सेकंड। जी, रीजनिंग, थिंकिंग, ये सब मेंटल प्रोसेस हैं, इसलिए इन सब का शुमार कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। लियो वाइगोट्स्की proposes that dash is important for self regulation. ऑप्शन 2 इनर स्पीच। जी, सही जवाब। असर्शन, जी पढ़िए जवाब और मुझे जवाब दीजिए। In Lawrence Kohlberg moral development theory, children move from understanding consequences of acts to determine whether they are good or bad, to understand that rules and laws are flexible and can be changed. Lawrence Kohlberg argued that moral development occurs progressively in stages. बताइए। ऑप्शन 3 A is true and R is false। आर अगर फॉल है तो आर को पढ़िए दोबारा कि लॉरेंस कोहलबर्ग आर्ग्स दैट मोरल डेवलपमेंट ऑकर्स इन जी ऑप्शन 1। हाँ सॉरी फर्स्ट करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है जिसमें दोनों भी असर्शन और रीजन बोथ सही है, लेकिन रीजन वाला ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, which of the following set represents correct match of intelligence and associated characteristics? बताइए, बहुत आसान सवाल है। ऑप्शन फर्स्ट सेकंड कैसा होगा भाई? थर्ड भी कैसा होगा नवाज सर? म्यूजिकल का मतलब परफॉर्मेंस और कंपोजिशन स्किल्स, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए इंटरपर्सनल, ऑप्शन ए रहेगा फर्स्ट वन। जी, फर्स्ट वन इज करेक्ट। इंट्रापर्सनल का मतलब है स्किल्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेटिंग टू अदर्स, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द लर्निंग। मैंने शुरुआत में ही बताया जिनकी इंग्लिश अच्छी है उन्होंने हिंदी पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ बिल्कुल हिंदी में देखिए, अगर आपको इंग्लिश में कोई समझ में ना आए बात तो हर सवाल में समझ में नहीं आया ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन 4 सर। ऑप्शन नंबर 4 लर्निंग एज प्रोडक्ट रैदर देन प्रोसेस, करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फोस्टर्ड बाय। फर्स्ट वन ऑप्शन नंबर 5 डाइवर्जेंट थिंकिंग। जी, फर्स्ट सही जवाब है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फोस्टर्ड बाय डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 14 है अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एट व्हाट स्टेज आर चिल्ड्रन सेल्फ सेंटर्ड एंड सी देयर ओन बेनिफिट इन डूइंग समथिंग। ऑप्शन 1 एट द फर्स्ट लेवल। फर्स्ट में तो वो आपने देखे कोहलबर्ग की, हमने आपको चार्ट बताया है कोहलबर्ग की थ्योरी में 0 से 1.5 साल फर्स्ट स्टेज है ना, नहीं सॉरी, फर्स्ट स्टेज में बच्चे कैसे होते हैं। यहाँ पर बात हो रही है ऑप्शन नंबर 2 सर। हाँ, इन द फर्स्ट लेवल। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। एट द सेकेंड स्टेज इन द फर्स्ट लेवल, फर्स्ट लेवल के अंदर सेकेंड स्टेज रहती है जहाँ पर व्हाट्स फॉर मी पढ़े हैं आपने। अगर आप मुझे, मेरे लिए क्या, इस तरह का रिस्पांस बच्चों का मिलता है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इंक्लूसिव
इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेजेस ग्रुप डिमांड्स, अगर कोई डिसएडवांटेज ग्रुप है उनकी डिमांड क्या होगी इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स में। मैं खामोश इसलिए हूँ ताकि एग्ज़ाम करीब है और आपको पढ़ने की आदत हो, इसलिए ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हम। Option number 3, sir. Isolation in the classroom on the basis of social affiliation. बाकी लोग भी Option बताएं। 1, sir. फर्स्ट करेक्ट है। इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेजेज ग्रुप डिमांड्स अवेयरनेस, जो लोग डिसएडवांटेज महरूम हैं, ठीक है, एडवांटेजेस से, उनके लिए क्या ज़रूरी है, अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टूवर्ड्स द डाइवर्स ट्रेडिशंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव फीडबैक इन क्लासरूम। इफेक्टिव फीडबैक इन क्लासरूम, इस पर भी देखा हुआ है हमने ऑफलाइन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव फीडबैक इन क्लासरूम, बताइए। Option 4. Last fourth one, timely and specific. वेरी गुड, सही जवाब। Yes, sir. नेक्स्ट है proximal distal principle status that in infancy Option first. First, sir. फर्स्ट करेक्ट हैं Option number first, sir. जी। द लिम्ब प्रॉक्सिमल, हमको मालूम I am sorry. किसी के सराउंडिंग में बहुत, देखिए यहाँ पर प्रॉक्सिमल डिस्टेंस दो तरह के डेवलपमेंट के टाइप्स हमने देखे थे, एक सेफलोकॉर्डल है और दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल। दो तरह के डेवलपमेंट के टाइप्स आपको मालूम होने चाहिए। सेफलोकॉर्डल में हेड टू टो डेवलपमेंट होता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल में लिम्स टू पेरीफेरी टू अदर पार्ट्स होता है, ठीक है। तो पेरीफेरल प्रॉक्सिमो डिस्टल्स के अंदर अगर आप देखेंगे प्रिंसिपल के अंदर, तो हिंदी में भी आप समझ सकते हैं, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेज़ी से बढ़ते रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। असर्शन और रीज़न का फिर सवाल आया है, मैं सिर्फ ऊपर के पढ़ता हूँ, ऑप्शन आप खुद देख लीजिए। स्कूल करिकुलम शुड गिव रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यू टू लर्नर्स कल्चरल नॉलेज। रीज़न है सपोर्टिंग स्टूडेंट्स टू अपहोल्ड देयर कल्चरल आइडेंटिटीज़ फैसिलिटेट्स लर्निंग। बताइए आंसर। First option 1, sir. And फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कैरेक्टराइज्ड एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। दो तरह के असेसमेंट हमने देखे हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट की कौन सी कैरेक्टराइज्ड नहीं है, बताइए। option second. Option number first. फर्स्ट आया, सेकंड आया, और बाकी लोग बताएं। बोलो। Third. थर्ड भी आ गया, अब एक ही बचा। Fourth one, sir. Fourth. वेरी गुड, यू हैव completed all 4 options, first, second, third and fourth, ओके। जस्ट मुझे मालूम करना है कि सही, जी जी, आपने चारों के चारों जवाब दे दिए हैं, अब मुझे ही मालूम करना है कि सही जवाब कौन सा है, ठीक है। देखिए हम मालूम करेंगे कि यहाँ पर बात हो रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी फॉर्मेटिव असेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें, एन असेसमेंट गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। जिन लोगों ने फर्स्ट दिया है मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब ये है कि असेसमेंट गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू कंसेप्ट टू डिटरमाइन द स्टूडेंट्स पीरियड नॉलेज। क्या सीटेट में कहीं भी कोई भी एजुकेशन पॉलिसी या एनसीएफ कहता है, आरटीई कहती है कि बिगिनिंग में बच्चों का टेस्ट लिया जाए, असेसमेंट लिया जाए, कहता है कि कोई? नहीं सर। फिर फर्स्ट ऑप्शन का जवाब क्यों देते आप? सेकंड है
an assessment given during the class to provide ongoing feedback to the students and teachers. जी, ड्यूरिंग द क्लास होता है ताकि स्टूडेंट को टीचर को फीडबैक मिले। सोचिए इस पर। तीसरा ऑप्शन है एन असेसमेंट टास्क दैट इज़ हेल्पफुल इन कंपेयरिंग स्टूडेंट्स एज पर स्टैंडर्ड ऑफ क्राइटेरिया, इन द स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्राइटेरिया। और फोर्थ है एन असेसमेंट यूज टू आइडेंटिफाई द मिसकंसेप्शंस इन स्टूडेंट्स लर्निंग। क्या होना चाहिए जवाब? फोर्थ वन होना ना सर। उनको सीखने के लिए जो मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी तो उसको हम हेल्प कर सर ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए क्योंकि नॉट पूछा हुआ है ना। नॉट would not be characterized as formative assessment। नॉट पूछा हुआ तो ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। हाँ सर, फिर 1 ही होगा ना, नॉट पूछ रहा ना। फॉर्मेटिव में नीचे के आएंगे, नॉट के ऊपर कर देंगे बिगिनिंग ऑफ द न्यू कांसेप्ट एंड डिटरमाइन द नॉलेज। अब देखिए, जिस सिनेरियो में हमने आपको फर्स्ट ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, वो सिनेरियो में अगर नॉट आता है तो वहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन उसका आंसर नहीं हो पाता, ठीक है। अब यहाँ पर अगर वहाँ पर नॉट नहीं आता तो वो जो अपन एक्सप्लेन किए हैं वो ठीक था। अब यहाँ पर हम इसका तसव्वुर आपको एस्पेक्ट इसका चेंज करते हैं फर्स्ट ऑप्शन का। एन असेसमेंट गिवन एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू कंसेप्ट टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स पीरियर नॉलेज, साबिक़ा तलबा के साबिक़ा मालूमात को जांचने के लिए, ठीक है, वो किस लेवल पर हैं, ये उसका मतलब निकलता है। दूसरा ऑप्शन है एन असेसमेंट गिवन ड्यूरिंग द क्लास टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक टू द स्टूडेंट्स। हमने फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों भी असेसमेंट की बात देखे थे कि समेटिव असेसमेंट जब होगा तो सिलेबस के एंडिंग में होगा, बच्चे का रिज़ल्ट हम फाइनल करेंगे और लर्निंग का लेवल भी फाइनल कर देंगे कि वो कहाँ तक हैं, ठीक है। और सब फॉर्मेटिव असेसमेंट की वाज़ेह तौर पर बात याद रखना है कि ये दोनों के लिए ज़रूरी है फॉर्मेटिव असेसमेंट। किन के लिए? स्टूडेंट के लिए भी और टीचर के लिए भी। स्टूडेंट के लिए क्यों ज़रूरी है कि टीचर इस बात से वाकिफ़ होता है कि तलबा को कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं पढ़ने में, और साथ ही साथ वो अगर बच्चों को प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं तो फिर टीचर को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने में मदद मिलती है। तो सेकंड ऑप्शन भी पॉजिटिव है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन पे देखिए आप, एन असेसमेंट टास्क दैट इज़ हेल्पफुल इन कंपेयरिंग स्टूडेंट एज पर स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्राइटेरिया। क्या आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट इसलिए रखा जाता है ताकि आप स्टैंडर्ड जो आपका क्राइटेरिया रखा है वहाँ पर स्टूडेंट्स को कंपेयर कर सकें। फोर्थ है एन असेसमेंट यूज टू आइडेंटिफाई द मिसकंसेप्शन इन स्टूडेंट्स लर्निंग। तलबा की जो मिसकंसेप्शन है, गलत फहमियाँ हैं, उसको जानने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट लिया जाता है। आप बताइए जवाब। ऑप्शन 3 रहेगा सर। थर्ड, ठीक है, कंपेयरिंग नहीं होता ना जी, थर्ड तो पहले से ही बोला था जी। चलिए, किसी को अगर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसलेक्सिया। इसका जवाब आपको खुद ही देना है, मैं गाइड नहीं करूँगा। ऑप्शन 2 है सर। ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 जी, सही जवाब, फोनोलॉजिकल प्रोसेस। आज के पेपर में भी हमारे दोस्त जो पेपर दे रहे थे उसके ऊपर इसकी डिस्कशन हुई, तो वो बता रहे थे कि फोनोलॉजिकल यानी कि वो इस कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहे थे, हमने बताया फिर, ठीक है। यहाँ पर स्पेशल नहीं है, कंपेयर फिजिकल भी नहीं है, क्रिएटिव भी नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी असेस a student's ability to evaluate information critically। जी, सेकंड सर। सर ऑप्शन सेकंड सर। वेरी गुड। 2
Okay. वेरी गुड, इसी तरह की स्पीड आपकी होनी चाहिए। Personal response. नेक्स्ट है impairment is a dash condition while disability is a dash condition. Option number 2, sir. Option second. impairment क्या Two, चीज़ है sir. और disability क्या चीज़ है? Functional. impairment का मतलब क्या होता है? Sorry. Option number 3, sir. नहीं, नहीं। Operative and physical. मुझे ये बताइए impairment का मतलब क्या है? ऑप्शन तो मीन्स सर उसकी जो फंक्शनल जो कंडीशन रहेंगी, काम करने की जो सलाहियत जो भी रहेगा, मतलब वो तो उसमें प्रॉब्लम रहेंगी ना इम्पेयरमेंट वो में। कौन सी चीज़ है वो? अगर आपकी जिस्मानी में कोई आपकी कमज़ोरी है तो वो फंक्शनल है, बायोलॉजिकल है, ऑपरेटिव है या सोशल है? फर्स्ट जिस्मानी नहीं तो बायोलॉजिकल हो जाता। हाँ, और डिसेबिलिटी क्या है? माजूरी, किसी भी चीज़ को काम करने से महरूम रहना, ये सब चीज़ें क्या है? कौन सा? इम्पेयरमेंट फंक्शनल है ना, जो एक्सटर्नल बॉडी के नहीं जो भी सारे काम करते हैं उसमें रहेंगे ना। हिंदी में देखिए और आसानी होगी। ऑप्शन 2 रहेगा। नहीं, फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए हिंदी में, अगर आपको कभी इस तरह की मीनिंग समझने में प्रॉब्लम हो जाए तो आसानी होगी। इम्पेयरमेंट क्या चीज़ है? बाधिता एक बायोलॉजिकल चीज़ है, ठीक है, बायोलॉजिकल चीज़ है। और डिसेबिलिटी आपकी फंक्शनल होती है, यानी कार्यात्मक होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। डिसेबिलिटी है आपकी किसी भी चीज़ में तो वो कार्यात्मक है, फंक्शनल है, वर्किंग, ठीक है, उससे मुराद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइड डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन द कॉग्निशन एंड इमोशन? सर ऑप्शन 2 करेक्ट है। इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट आंसर। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लासेस इज फैसिलिटेट। अभी हुआ इससे इस तरह के सवाल शुरुआत में ही हुआ, आसानी। ऑप्शन 1 सर। वेरी गुड, शुरुआत में ही डिस्कशन हुआ हमारा, ठीक है, उर्दू में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब इंट्रिंसिक मोटिवेशन। पढ़ा हुआ है, जितने सवाल हैं सब पढ़े हुए हैं आपने। ऑप्शन 2। वेरी गुड, सही। मोटिवेशन के दो टाइप आपने देखे हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सेकंड करेक्ट है, हमने कल प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी देखे थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ स्कैफोल्डिंग। आसान सवाल। चलिए बढ़िए फास्ट। ऑप्शन नंबर 3 ABCD सर, ऑल सर। वेरी गुड, राहत नवाज सर। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट है, ABCD, नॉट रोट रियल सर। रोट आएगा क्या कहीं पर भी? रोट नेगेटिव है, ठीक है। ABCD ये 4 सही हैं। नेक्स्ट है इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन अचीव ग्रॉस मोटर स्किल बिफोर द फाइन मोटर स्किल, दिस इंडिकेट्स दैट डेवलपमेंट इज। पहले बच्चा जो है वो ग्रॉस मोटर स्किल सीखता है, उसके बाद फाइन मोटर स्किल सीखता है, इसका क्या मतलब है? डेवलपमेंट कैसा है? ऑप्शन 2। थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, मैं यहाँ रुक रहा हूँ, थोड़ा सोचिए।
पहले ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बाद फाइन मोटर हो रहा है, तो ये किस किस्म ऑप्शन का? 4 दूंगा, प्रॉक्सिमल डिस्टेंस 4 ऑफ द हाँ, अभी तो बताया मैंने आपको 2 टाइप, अभी तो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं, ठीक है। तो जब बच्चा ग्रास मोटर डेवलपमेंट होता है तो हम वो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर आता है। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसे कहते हैं? डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस प्रिंसिपल में, ठीक है। आर्म्स और लेग्स इसमें डेवलप होते हैं और उसके बाद दीगर चीज़ें। तो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यहाँ पर सही है, 4th ऑप्शन। एज पर जैन पैजे theory of cognitive development, which of the following ability distinguishes concrete operational thinking from pre-operational thinking? बताइए। फर्स्ट हाइपोथेटिकल रीजनिंग, सेकंड कोऑर्डिनेशन लाइन पॉलिटिक्स ऑफ पोस्ट, ऑप्शन फर्स्ट सर। जब भी आपके जवाब गलत आ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ ताकि सही जवाब निकल जाए। 4th वाला ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस तो इन्फिनिट रहता है ना। हाइपोथेटिकल बोले तो लास्ट में आता, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के बाद में फॉर्मल में। सेकेंड प्री ऑपरेशनल स्टेज में मुझे बताइए कि क्या वो चीज़ बच्चों के अंदर पाई जाती है जिसे हम कंजर्वेशन कहते हैं? डिसेंटरिंग हो जाएगा। ट्रिक ऑप्शन 2। डिसेंटरिंग का मतलब ये है कि बच्चा, अगर आप बच्चे को 2 लॉलीपॉप देंगे, ठीक है, अगर वो सेम साइज़ के हैं तो बच्चा क्या देखेगा? उसका कलर देखेगा, शेप, साइज, वो देखेगा कि किसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है, या कौन सा जो सेम साइज़ का भी रहा तो फिर लेने से पहले तो कलर ही देखेंगे ना, टेस्ट बाद में देखेंगे ना। जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। प्री ऑपरेशनल यहाँ पर बात हो रही है किन 2 चीज़ों की? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग की और प्री ऑपरेशनल थिंकिंग। इन दोनों के बीच में कौन सी चीज़ तफरीक करती है? तो डिसेंटरिंग है। ओके, नेक्स्ट है, आफ्टर गेटिंग आउट इन द गेम ड्यू टू रोप गेटिंग स्टक इन हर लेग while jumping, Aru says that the rope deliberately got her out. At what stage of Jan Piaget theory of cognitive development do children reason like that? अगर वो जंपिंग में किसी रोप में अटक कर गिर गया तो वो कहता है कि जो रोप है जानबूझकर उसके सामने फेंकी गई है। इस तरह की सोच कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन फर्स्ट। सर ऑप्शन फर्स्ट रहेगा ना, कॉन्क्रीट स्टेज, क्योंकि उसमें वो लॉजिकल सोचेगा, फॉर्मल में ओवर थिंकिंग रहेगी, सेंसरी मोटर में बोले तो वो ऑब्जेक्ट परमानेंस रहता। प्री ऑपरेशन में लॉजिक का रही है ना, लॉजिकली बात बोल रहा है ना, जो भी रहेगा रीजन बताएगा ना। अच्छा, यानी कि वो एक मर्तबा आप अभी जो आपने कहा है कि अगर वो जंप कर रहा है बच्चा और रोप में अटक कर वो गिर जाता है तो वो कह रहा है कि मैं खुद से नहीं गिरा बल्कि वो रोप की वजह से गिरा। ये बहाना ढूंढ रहा है वो अपने आप को सेव करने का। कंक्रीट कोई लॉजिक नहीं है उसके अंदर, उसकी बात में कोई लॉजिक नहीं है। और ये जो बहाना कर रहा है, ये जो बहाना कर रहा है वो कब कर रहा है? वो आउट होने के बाद। हाँ, तो ये इस तरह की मिसाल के तौर पे क्रिकेट में आपने देखे होंगे,
अगर वो बैटिंग बहुत अच्छी कर रहा है तब तक वो नहीं बोलता है कि बॉलिंग फास्ट है। जैसे ही बीच का स्टम्प बॉलर ने आउट कर दिया तो फिर बैट्समैन क्या बहाना बनाता है कि नहीं ये बॉलिंग फास्ट थी, नो बॉल था, मैंने देखा ही नहीं। ये सब इलॉजिकल बातें हैं, ठीक है, हकीकत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। प्री ऑपरेशनल हो जाएगा जी, इसलिए ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज ऑफ लर्निंग एडवोकेट दैट। आसान है, जवाब बता दीजिए। सेकंड। वेरी गुड। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, ये आपके CDP का हो गया, ठीक है। And press the bell icon. Never miss an update.